हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले वेव ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन को। बच्चों, मेरी वीडियो की सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद ना हो और आपको सारी कॉन्सेप्ट भी सिखा दूँ। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। हमें हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए हमें एंगल आई इक्वल टू क्या करना होगा, एंगल आर। तो हमने क्या किया, एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट लिया है ए बी, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और हम ये जानते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट पे जो रे होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमने हाइजेंस प्रिंसिपल लगाया कि प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या होता है, एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है। तो हमने दो सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया ए पे और एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया बच्चों बी पे। और हम जानते हैं रे क्या होता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा। एक लाइट बी से निकलेगी और वो यहाँ तक ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, स्पीड इसका c है और टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगी, ct। तो ये b से पहुंच जाएगा b डैश पे और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ct। एट द सेम टाइम एक रे यहाँ से लेगा, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, अगेन स्पीड c होगा और टाइम t लगेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, ct। तो a से एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ct। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, a को एज द सेंटर लेकर और ct को रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे जिसका लेंथ कितना होगा, रेडियस का ct। और ये हम क्या करेंगे, b से ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a डैश। अब a डैश को b डैश से मिला देंगे तो ये ए बी हो गया इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट और a डैश b डैश हो गया रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये आर्क क्या होगा, इसके साथ टेंजेंट के साथ एंगल 90 बनाएगा। अब देखिए, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आई है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, आई। एकदम ध्यान से देखना। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, और ये रिफ्लेक्टेड। ये जो रे होगा वो क्या होगा, वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे जो a डैश b डैश पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, r, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये r है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस r, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, r हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी बी डैश, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी बी डैश, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और दूसरा ए डैश बी डैश, ए ट्रायंगल ए डैश बी डैश। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें क्या है, एंगल डैश बी। इस दोनों ट्रायंगल में आप गौर से देखिए, दोनों तो राइट एंगल है सबसे बड़ी बात, यानी कि एंगल बी जो है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए डैश के, यानी दोनों 90 है। और देखिए दोनों का हाइपोटेनियस सेम है, ए बी डैश, दोनों का हाइपोटेनियस क्या है, सेम, यानी ए बी डैश क्या है, ये कॉमन है, ये दोनों में है कॉमन, और दोनों का एक एक साइड इक्वल है। क्या इक्वल है, देखिए ध्यान से, एक का हो गया ए डैश, ए डैश, और एक हो गया बी बी डैश। ये दोनों क्या है, सेम, किसके इक्वल है, ct के इक्वल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सेम है और एक साइड सेम है, तो बाई कौन सा रूल, RHS रूल, RHS रूल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी डैश कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए डैश बी के। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा CPCD से। तो ये प्रूफ हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। जो बात मैंने बताई है वही चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखी हुई है। सेकेंड डेरिवेशन है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हमने एक वेव फ्रंट ले लिया ए बी, और अकॉर्डिंग टू हाइजेंस ए बी का हर एक पार्ट एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट होगा। तो मैंने दो सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। रे जो होता है वो वेव फ्रंट के क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये एक रे यहाँ से लिया और एक रे यहाँ से ले लिया, दोनों
ए बी वेव फ्रंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बच्चों। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। इस मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड है v2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और ये बता दिया गया है कि μ2 क्या है, μ1 से ग्रेटर। हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है तो हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना होगा, यानी हमें दिखाना होगा साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है किसके इक्वल, μ2 अपॉन में μ1। ये हमें शो करके दिखाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रे ए से निकलेगा और सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम नॉर्मल। अब ये लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर, तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल चला जाएगा, यानी ये ऐसे आ जाएगा। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, टी टाइम में, स्पीड है इसका v2, तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v2t। तो v2t डिस्टेंस का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे टेकिंग ए एज सेंटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v2 इंटू में t, ए को सेंटर मानेंगे और v2 के रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे किस लेंथ का, v2t का। ये हो गया ए का ए डैश आ जाएगा यहाँ पे। और सेम टाइम पे एक रे बी से निकलेगा और बी से निकल करके वो यहाँ पहुँच जाएगा। वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड है v1 टाइम टी है तो डिस्टेंस हो जाएगा v1t। ये पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा p डैश। और इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हो गया ए बी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट और ए डैश बी डैश क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। अब आप ध्यान से देखिए एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करना है बच्चों, ध्यान से देखो, ये I है तो ये क्या होगा 90 माइनस I, तो ये फिर से क्या हो जाएगा I हो जाएगा। ये R है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R और ये क्या है 90, तो ये वाला एंगल फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी बी डैश साइन आई किसके इक्वल होगा, साइन आई किसके इक्वल होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा v1t अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो जाएगा a b डैश। और निकालिए फिर साइन r, साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस है ना, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा v2t अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो जाएगा a b डैश। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा साइन i अपॉन में साइन r इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला कट जाए, टी भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा v1 अपॉन में v2। इसे लिख देंगे इक्वेशन 1। और हम जानते हैं म्यू किसके इक्वल होता है, c अपॉन में v, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन में म्यू। तो c तो कांस्टेंट है तो v क्या हो जाएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो v1 अपॉन v2 का जो रेशियो होगा ये उल्टा हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ1। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए और ये प्रूफ हो गया स्नेल्स लॉ, साइन i अपॉन में साइन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। अब देखिए बच्चों, थर्ड डेरिवेशन है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो लाइट सुपर इम्पोज करता है, जब उसका इंटरफेरेंस होता है तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में इंटरफेयर करेगा या तो डिस्ट्रक्टिव में। कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो कब होगा उसी का हम कंडीशन निकालने वाले हैं। देखिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो लाइट वेव हमने ले लिया, अब ये सुपर इम्पोज होगा, जैसे जो रिजल्टेंट वेव आएगा y1 प्लस y2 वो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस में, यहाँ पे ये a और b क्या है, दोनों लाइट वेव का एम्पलीट्यूड, और फाई क्या है बच्चों, दोनों लाइट वेव के बीच का फेज डिफरेंस है ये। तो एक हो गया a साइन ओमेगा t और दूसरा क्या हो गया b साइन ओमेगा t प्लस में फाई। ए और बी दोनों का एम्पलीट्यूड है और फाई क्या, दोनों वेव का फेज डिफरेंस दे रखा है। तो देखिए ध्यान से y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t अब प्लस में b, हम इसमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a इंटू में कॉस b यानी कॉस फाई अब प्लस में कॉस a यानी कॉस ओमेगा t इंटू में साइन फाई, ये बन जाएगा।
अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में b साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस फाई, अब प्लस में ये हो जाएगा b कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाई, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों। तो इसको और रीअरेंज करके लिख देते हैं, इसमें से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, हमने इसमें से साइन ओमेगा टी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया a प्लस बी कॉस फाई, ये बच गया। अब प्लस में यहाँ बच गया b साइन फाई इंटू में कॉस ओमेगा टी, ये हमने नोट करके रख लिया। इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं r cos थीटा और इसे मान लेते हैं r sin थीटा। याद रखना cos वाले को cos थीटा, sin वाले को sin थीटा। तो हम थोड़े देर के लिए लेट कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ। हमने लेट कर लिया बच्चे, इस चीज़ को कर लिया r cos थीटा, लेट कर लिया हमने a प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू r cos थीटा। अभी बता दूंगा r क्या है और थीटा क्या है। और दूसरे वाले पार्ट को हमने ले लिया b साइन फाई को लेट कर लिया बेटा, ये हो गया r साइन थीटा, ये हमने इसे लेट कर लिया। अब इसे पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1, इसे ले लेते हैं इक्वेशन a और इसे ले लेते हैं इक्वेशन b। अब इन दोनों को हम क्या पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा साइन ओमेगा टी और इसकी जगह हमने क्या लिखा है r cos थीटा, अब प्लस में इसकी जगह हमने लिखा r साइन थीटा इंटू में cos ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू, इसमें से r कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस में कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा बच जाएगा, जो कि फिर से एक फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू आर साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस में थीटा। तो बच्चों ये आ गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। देखिए जैसे a क्या था फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, b क्या था सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, यानी r यहाँ पे क्या, r इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव बनेगा इनके इंटरफेरेंस के बाद वो है r, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब हम इसी का कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ r, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। देखिए बच्चों r को कैलकुलेट करने के लिए, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन a और इक्वेशन b इसे स्क्वायर करके ऐड करना होगा। तो इसे स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर क्या हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर, अब प्लस में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो हमने क्या करा, इसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस में 2ab कॉस फाई ये हो जाएगा, अब प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ये आ जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप गौर से देखिए इसमें से और इसमें से जब हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक तो पहले ए स्क्वायर लिख दीजिए और इसमें से जब आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो कि 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई ये आ गया रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो आर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो दो वेव के इंटरफेरेंस के बाद बना है, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। देखिए बच्चों मेन पार्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, जब इंटेंसिटी क्या होगी रिजल्टेंट वेव की मैक्सिमम
और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी आर क्या होगा, मैक्सिमम। और आर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस फाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो कॉस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, 1 होती है। तो कॉस फाई 1 कब होता है, जब एंगल 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, यानी फाई की जो वैल्यू है फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई चलेगा, 4 पाई चलेगा, 6 पाई चलेगा एंड सो ऑन। यानी कि फेज डिफरेंस किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 2n पाई। 2n पाई का मतलब हुआ कि पाई का इवन मल्टीपल। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, दो वेव के बीच में 2n पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, याद रखना पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस क्या है, 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, n लैम्डा। एकदम ध्यान से याद रखना दो बात कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होता है 2n पाई और पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा। ये तो हो गया बात किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, रिजल्टेंट वेव की मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब इसका कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू होगा। और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों -1। और कॉस फाई -1 कब होता है, जब एंगल किसके इक्वल हो, पाई के, 3 पाई के, 5 पाई के, यानी कि पाई का ऑड मल्टीपल। यानी कि पाथ फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n-1 इंटू में पाई। तो आप याद रखना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो, और यहाँ पे n क्या होगा, n स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n-1 इंटू में पाई। और पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा पी किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। तो यहाँ से लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में 2n-1 इंटू में पाई, पाई से पाई कट जाएगा। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। अगर पाथ डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, n लैम्डा हो तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो ये था बच्चों कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन है फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बने, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब YDSC होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, तो स्क्रीन पे ब्राइट डार्क का एक पैटर्न बन जाता है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। दैट इज फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। याद रखना। अब इसका हम एक्सप्रेशन करने वाले हैं। तो देखिए एक लाइट A से निकल करके P पर आया और एक लाइट B से निकल करके P पे आया। अब ये दोनों जाकर P पर सुपर इम्पोज हुआ, उसका इंटरफेरेंस हुआ। तो ये पॉइंट P जो है ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है। अगर पाथ डिफरेंस बच्चों n लैम्डा होगा तो ब्राइट बनेगा, और अगर पाथ डिफरेंस बच्चों 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा तो क्या बनेगा, डार्क बनेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पाथ डिफरेंस दोनों वेव के बीच का। पाथ डिफरेंस आप गौर से देखिए, डेल्टा P यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा पाथ माइनस कम पाथ। ज्यादा पाथ कौन सा है, BP का पाथ ज्यादा है, और कम पाथ कौन सा है, AB। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा BP माइनस AP। हमें यही चीज निकालना है। हम इसे इक्वेशन 1 लिख के रख लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा रीअरेंज कर करके ये BP माइनस AP निकालते हैं। तो A को मिला दीजिए यहाँ से, कोई यहाँ से मिला दिया, ये पूरा D है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा ये डिस्टेंस। इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये d/2 है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो दिख रहा है तो AP हाइपोटेनियस हो गया, तो AP स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस d/2, तो x माइनस d/2 का स्क्वायर अब प्लस में बेस क्या हो जाएगा d, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर। इसे खोल देते हैं तो AP स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस का XD अब प्लस में d स्क्वायर, ये हो गया AP स्क्वायर। उसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, BP स्क्वायर, तो BP स्क्वायर ये हो गया हाइपोटेनियस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x प्लस d/2, तो ये हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अब प्लस में बेस क्या है d, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर। तो BP स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 अब प्लस में XD प्लस में d स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, BP स्क्वायर में से AP स्क्वायर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये है BP स्क्वायर और ये है AP स्क्वायर। जरा ये वाला ये है AP स्क्वायर, जरा इसमें से इसको माइनस करें, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा XD और माइनस करेंगे तो ये भी XD हो जाएगा, यानी कि XD प्लस में XD हो जाएगा। इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि A प्लस B इंटू में क्या हो जाएगा, A माइनस B, ये आ जाएगा इज इक्वल टू XD प्लस XD क्या हो जाएगा, 2XD आ जाएगा बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, BP माइनस AP, तो वही हो गया पाथ डिफरेंस, तो इसकी जगह हम लिख देंगे पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा P इज इक्वल टू 2XD और ये चला जाएगा नीचे, यानी कि ये हो जाएगा BP प्लस में AP। अब बात बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो BP AP है ये इतना दूर दूर नहीं होता, एक्चुअल में A ये होता है, B ये होता है और ये स्क्रीन होता है और ये सेंटर होता है और बिल्कुल ये होता है P, इतना पास पास में होता है। ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया AP, ये हो गया BP। तो आप गौर से देखो, AP हो BP हो तो ये सब दोनों किसके इक्वल होगा, लगभग लगभग D के इक्वल होगा। तो आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, चाहे AP हो चाहे BP हो, दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D। तो बताइए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 2XD अपॉन में 2 कैपिटल D, 2 से 2 कट जाएगा, पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, XD अपॉन D, जो कि आपको एज सच ये भी याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो ब्राइट या फिर दो डार्क के बीच का सेपरेशन होता है। अगर हम ब्राइट की बात कर लें, फॉर ब्राइट, अगर हम ब्राइट की बात करते हैं तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा। तो यहाँ पे बताइए XD अपॉन में D किसके इक्वल हो गया, n लैम्डा। तो x किसके इक्वल हो गया, n लैम्डा D अपॉन में D। अगर मैं ये हो गया पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। अब मैं अगर पहला ब्राइट निकालूं तो पहला ब्राइट क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, अगर मैं n की जगह 1 डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट ब्राइट, यानी कि लैम्डा D अपॉन में D। और अगर मैं n की जगह 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा सेकेंड ब्राइट, यानी कि 2 लैम्डा D अपॉन में D। और फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो लगातार ब्राइट के बीच का सेपरेशन। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, x2 माइनस x1। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा D अपॉन में D। तो बच्चों ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। आप चाहे तो आप यही चीज़ मैंने ब्राइट से किया है, तो आप चाहे यही चीज़ किससे भी कर सकते हैं, डार्क से। आप फिर से उसमें क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। आप निकालेंगे पोजीशन ऑफ nth डार्क, एक बार n की जगह 1 डालेंगे तो पहला डार्क, n की जगह 2 डालेंगे तो दूसरा डार्क, और उसका सेपरेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ। एक्सप्रेशन सेम आएगा, आप एक बार करके देख लेना। अब देखिए बच्चों, वेव ऑप्टिक्स का लास्ट डेरिवेशन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट, या फिर इसे हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दो एक्सपेरिमेंट है, एक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो YDSC और एक है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें एक ही स्लिट होगा जिसके बीच का जिसका डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा D, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कैपिटल D होगा। फिर से एक लाइट A से पहुंचेगा टकरा करके B पे, और एक लाइट B से टकरा के पहुंचेगा P पे।
अब ये फिर से P पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस है। तो अगेन हम फिर से यहाँ भी निकालने वाले हैं पाथ डिफरेंस। तो बच्चों अब इसमें थोड़ा सा पाथ डिफरेंस अलग ढंग से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, A से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं N, तो ये हो गया AN। तो अब गौर से देखिए BP ज़्यादा पाथ है और AP कम पाथ है। अब गौर से देखिए तो BP में से अगर AP माइनस करेंगे तो यही तो बचेगा, यही तो एक्स्ट्रा पाथ है। देखो ये और ये तो लगभग सेम ही है, ये वाला और ये वाला, तो एक्स्ट्रा पाथ कौन है, BN। तो इस केस में हम डायरेक्ट पाथ डिफरेंस क्या लिख सकते हैं बच्चों, BN ही हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। अब इस BN को निकाल लेते हैं, इस एंगल को ले लेते हैं थीटा, और एक और एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मिलाना होगा इस P पॉइंट को, ये मिलाना होगा आपको अच्छे से यहाँ पे। तो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। तो अब हम पाथ डिफरेंस निकालने वाले हैं। देखिए इस ट्रायंगल में, इस जो छोटे से ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ABN, ये जो छोटा सा ट्रायंगल, इसमें मैं लगा देता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा BN, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा D। तो यहाँ से मुझे मिल गया पाथ डिफरेंस BN इज इक्वल टू D साइन थीटा। तो मेरा पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया D साइन थीटा। तो आप एज सच इसे भी याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आपके अच्छे वाले बन सकते हैं कि पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला क्या होता है, D साइन थीटा। अब एकदम ध्यान से देखिए, D साइन थीटा ये आ गया पाथ डिफरेंस। अब इसे हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D, जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या भी लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाए, D, और टेन थीटा क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है, कैपिटल D। तो देखो अगेन पाथ डिफरेंस सेम आ गया, कितना, XD अपॉन में D। कोई से भी रास्ते से जाओ, पाथ डिफरेंस तो यही आएगा, XD अपॉन में D। अब हम बात करेंगे ब्राइट और डार्क का, ध्यान से देखिएगा एकदम अच्छे से। अब देखिए बच्चों ये क्या ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व दैट P विल बी डार्क। क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो पॉइंट P है कब डार्क हो रहा है, जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा के इक्वल है, यानी n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गौर से देखिए 1 2 3, यानी ये ऑब्जर्व किया गया जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल है तो स्क्रीन पे ब्राइट ना बन के क्या बनना है, डार्क बनना है। तो अब इसकी वजह मैं इस वीडियो खत्म होते ही मैं आपको बताऊंगा, और इसका एक्सप्लेनेशन, और इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन बच्चों मैं इस टॉपिक के ख़त्म होते ही बताऊंगा। आप बस अभी इतना याद रख लो कि इसमें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डबल स्लिट का उल्टा, बट मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा इसको जस्ट खत्म होते हुए। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, पॉइंट P जो है वो क्या बन रहा है, डार्क बन रहा है, जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, n लैम्डा के। यानी जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो पॉइंट P पे क्या बनेगा, डार्क। तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया बताइए, XD अपॉन में D इज इक्वल टू n लैम्डा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा D अपॉन में D। दिस इज पोजीशन ऑफ nth डार्क, ये nth डार्क का पोजीशन आ गया। n की जगह 1 डालेंगे तो आपको फर्स्ट डार्क मिल जाएगा, लैम्डा D अपॉन में D। ये क्या हो गया, फर्स्ट डार्क। n की जगह 1 डाल दिया तो ये आ गया फर्स्ट डार्क, और n की जगह अगर 2 डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेकेंड डार्क ऑन स्क्रीन। ये मिल गया हमें सेकेंड डार्क। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या ऑब्जर्व किया गया, P ब्राइट कब हो रहा है, जब पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच में क्या है बच्चों, याद ध्यान से देखो क्या है, 3 लैम्डा बाई 2। क्या ऑब्जर्व किया गया, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। इन सब पे पाथ डिफरेंस अगर ये आ रहा था तो स्क्रीन पे क्या बन रहा था, पॉइंट P पे क्या बन रहा था, डार्क नहीं ब्राइट बन रहा था, यानी कि उल्टा, डबल स्लिट का उल्टा। यानी कि आप बोल सकते हो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा था, 2n + 1, यहाँ पे 1 प्लस का हो जाएगा,
प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है गौर से देखिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा और ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो आप इसको लिख दीजिए एक्स डी अपॉन में डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन में 2d। ये हो गया पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। n की जगह 1 डाल दीजिए, फर्स्ट ब्राइट मिल जाएगा। n की जगह फर्स्ट डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 लैम्डा डी अपॉन में d। ये हो गया फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन, फर्स्ट ब्राइट। अब देखिए बच्चों क्या है डिफ्रैक्शन पैटर्न इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल स्लिट में जो सेंट्रल ब्राइट होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है ज़्यादा, और उसके बाद इंटेंसिटी क्या होती रहती है, घटती रहती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं कि कैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होता रहता है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। तो ये क्या लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। और ये क्या हो गया पहला डार्क, ये है डार्क 1, ये है डार्क 1। तो अभी हमने बताया कि फर्स्ट डार्क का जो पोजीशन था वो क्या था, फर्स्ट डार्क का पोजीशन था लैम्डा डी अपॉन में डी। तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन में डी। तो आप गौर से देखिए जो लीनियर विड्थ है सेंट्रल ब्राइट का, ये है सेंट्रल ब्राइट, ये है बच्चों सेंट्रल ब्राइट या बोल दो सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल ब्राइट का जो लीनियर विड्थ हो गया वो क्या हो गया 2 लैम्डा डी बाई डी। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट क्या हो गया 2 लैम्डा डी अपॉन में डी। यानी गौर से याद कीजिए ये है सिंगल, ये डबल स्लिट का है फ्रिंज विड्थ। तो लीनियर विड्थ इन सेंट्रल ब्राइट किसके इक्वल होता है डबल ऑफ फ्रिंज विड्थ इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट में जो सेंट्रल ब्राइट बनता है उसका जो लीनियर विड्थ होता है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ बनता है उसका डबल बनता है। अब हम बात कर ले एंगुलर विड्थ, ये एंगल जो बन रहा है इसकी अगर हम बात कर ले सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अगर हम इस एंगल को निकालना चाहें, ये जो एंगल है बच्चों थीटा। तो अब इसे गौर से जूम कर लें अगर इस चीज़ को, तो ये ऐसे बना हुआ है। तो ये आर्क लगभग किसके इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा ये चीज़। और ये चीज़ किसके इक्वल है 2 लैम्डा डी अपॉन में डी। और ये चीज़ जो होगा वो लगभग किसके इक्वल होगा डी के। मैंने बताया था ये सब चीज़ पास पास में होता है। तो जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा डी के। और ये एंगल हो गया थीटा। तो हम सब जानते हैं थीटा किसके इक्वल होता है L इज इक्वल टू आर्क लेंथ किसके इक्वल होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा एंगुलर विड्थ किसके इक्वल हो जाएगा L अपॉन में R। तो थीटा किसके इक्वल हो L किसके इक्वल होता है 2 लैम्डा डी अपॉन में डी और अपॉन में कैपिटल डी, ये इससे कट जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में डी। तो अब ध्यान से देखिए जो एंगुलर विड्थ है ये आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आप ध्यान से देखिए जो एंगुलर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा का वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है, एकदम ध्यान से देखना। अब देखिए बच्चों जो मैंने वादा किया था आपको बताता हूं ये उल्टा पुल्टा क्यों हुआ सिंगल स्लिट में और डबल स्लिट में, है ना। ध्यान देखिए पाथ डिफरेंस लैम्डा था उस पे बनना चाहिए था ब्राइट, लेकिन क्या बन गया था सिंगल स्लिट में डार्क। आखिर क्यों, क्योंकि ये तो मैंने कंडीशन एक्सप्लेन किया, मैंने ड्राइव किया कि ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव का। पाथ डिफरेंस लैम्डा पर क्या बनना चाहिए था ब्राइट और 3/2 लैम्डा पर क्या बनना चाहिए था डार्क। लेकिन उल्टा क्यों हुआ, उल्टा कुछ नहीं हुआ। आप ध्यान से देखो उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हुआ है। अभी भी पाथ डिफरेंस वही है n लैम्डा पे ब्राइट और 2n-1 लैम्डा बाई 2 पे डार्क ही बनेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिया पाथ डिफरेंस क्या लैम्डा A और B, A वाला लाइट और B वाले लाइट में पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा। भले ही A वाले और B वाले लाइट में पाथ डिफरेंस क्या बच्चों लैम्डा का, यानी कि A और B के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है लैम्डा का। लेकिन अगर मैं बात करूँ A और C वाले लाइट, A और C वाले लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का नहीं है लैम्डा बाई 2 का है। तो A वाला लाइट और C वाला लाइट मिलकर क्या बन जाएगा P पे डार्क, क्योंकि उसके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है लैम्डा। C वाला लाइट और B वाला लाइट मिलकर क्या बना लेगा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। देखिए C और B वाले लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा लैम्डा बाई 2 और मिलके वो क्या बना लेगा डार्क। यानी जितना पॉइंट AC में होगा
उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा CB में, जिसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों λ/2, और वो मिल करके क्या बना लेगा डार्क। यानी कि सारा AC का लाइट मिल के चला जाएगा किसके साथ CB के साथ, अब पाथ डिफरेंस क्या बना लेगा λ/2 और क्या बना देगा डार्क। इसीलिए P पर क्या बनता है डार्क बनता है। अब बात करते हैं 3/2 लैम्डा पे ब्राइट कैसे बना। जैसे A वाला लाइट और B वाले लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है 3/2 लैम्डा, बट अगर हम बात करें A वाला लाइट और D वाले लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसके और इसके बीच में है 1.5 लैम्डा यानी 1.5 लैम्डा। तो A और D के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा लैम्डा का हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा ये λ/2 λ/2 λ/2। तो A और D के बीच में जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लैम्डा का। तो अगर A और D के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा तो ये तो यही कंडीशन हो गया, A और B के बीच में पाथ डिफरेंस क्या था लैम्डा, तो मिलकर के क्या बना लिया डार्क। यानी ये पूरा AD मिलकर क्या बना लेगा डार्क। यानी AC वाला लाइट CD के साथ मिल के पाथ डिफरेंस क्या देगा λ/2 और क्या बना लेगा डार्क। यानी AC वाला लाइट खत्म हो जाएगा किसके साथ CD के साथ इंटरफेरेंस करके, लेकिन DB के अंदर जो लाइट होगा वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये CD ये जो DB वाला लाइट है ये चुपचाप कहाँ पहुँच जाएगा स्क्रीन पे और क्या बना देगा जाके ब्राइट। लेकिन आपने देखा स्क्रीन पे सेंटर पे क्या बन रहा था ज़्यादा ब्राइट और उसके बाद फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी घट गई थी। ऐसा क्यों हुआ देखो, क्योंकि जो फर्स्ट ब्राइट बन रहा है वो लाइट के एक हिस्से से बन रहा है, दो हिस्सा तो क्या हो गया खराब हो गया, मिल करके डार्क बना लिया, सिर्फ एक हिस्से से वहां पे जाकर ब्राइट बना है। तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो सेंट्रल से क्या होगी कम। उसी तरह से अगला जो डार्क बनेगा, अगला जो ब्राइट बनेगा वो बनेगा 5/2 लैम्डा से। तो ये 5 हिस्से में बटेगा, 4 क्या मिल जाएगा मिलके डार्क बना लेगा और एक हिस्सा से ब्राइट बनेगा। तो उसी तरह धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती रहेगी घटती रहेगी।